Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम रावी ने की मुख्यमंत्री आवास में वर्चुअल बैठक, जिलाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कहा मानसून सीजन को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं रखें दुरुस्त। नैनबाग क्षेत्र के काफल गांव स्थित भेनाऊ गांव पहुंचे मंत्री गणेश जोशी, स्थानीय जनता से किया संवाद, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की मंत्री जोशी ने दी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने की प्रेस वार्ता, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा यह फैसला अधूरा, सबूतों को किया गया नष्ट। उधम सिंह नगर पुलिस की नशा विरोधी मुहिम जारी, 9 लाख रुपए की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, की धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड को सफल बनाने में मिली। और अपराध के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस की कार्रवाई, 34 लाख की धोखाधड़ी का मुख्य सरगना गिरफ्तार, प्याज की खरीद फरोख्त के बहाने ठगे थे 34 लाख रुपए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां पर गरिमा दसौनी ने प्रेस वार्ता किया है। जी हां, आपको बताते चले, जहां प्रेस वार्ता करते वक्त उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की गई, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। 2022 में हुआ था अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को किया था झकझोर कर रख दिया था, और ऐसे में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले का करते हैं स्वागत और सम्मान। कांग्रेस न्यायपालिका को मानती है सर्वोपरि, ये फैसला अधूरा, सबूतों को किया नष्ट, न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गए सबूत। वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक बीजेपी का पूर्व मंत्री नेता विनोद आर्या है, जो कि पुलकित आर्या अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। अवैध रूप से हुआ वनंतरा रिजॉर्ट का निर्माण, नौकरी के महज कुछ दिनों में ही अंकिता को उतारा था मौत की घाट। एक ऐसा हत्याकांड 2022 में जिसने न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि समूचे देश को झकझोर दिया था। एक भावुक करने वाला वो पल था, आप सब विदित होंगे, अंकिता भंडारी हत्याकांड से। 30 मई को अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोअर कोर्ट कोटद्वार ने अपना फैसला सुनाया। 2 साल 9 महीने चलने वाली सुनवाई का फैसला आया, जिसमें मुख्य आरोपी और उसके साथ 2 सह आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास के साथ साथ मुख्य आरोपी को 72,000 और दोनों सह अभियुक्तों को 62,000 की पेनल्टी पड़ी है। न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेसमैन न्यायपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया है संविधान ने, और संविधान का अवमानना या अपमान करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो न्यायपालिका का ये जो फैसला आया है वो शर्मा थे, लेकिन साथ ही साथ हम ये जोड़ना चाहते हैं कि ये फैसला अधूरा है, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका ने तो न्याय किया, उनके समक्ष जितने भी सबूत और तथ्य प्रस्तुत किए गए, उन्होंने उसकी बिना पर जो फैसला दिया वो अपने आप में नजीर है। लेकिन उन सबूतों का क्या जो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। आज में साथ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उसको रोका नहीं जा सका, लेकिन अब जो अंकिता और अंकिता के माता पिता के साथ हो रहा है उसको रोका जा सकता है। और वहीं प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने 3 दिवसीय उत्तरकाशी और टिहरी जनपद भ्रमण के दौरान नैनबाग क्षेत्र के काफल गांव स्थित भेनाऊ गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से संवाद किया और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। वहीं कृषि मंत्री जोशी ने देशवासियों से अपील की है कि वे विदेश जाने की बजाय उत्तराखंड आए और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गांव और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डेस्टिनेशन वेडिंग की चर्चा की और उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में ऐसी श्रद्धालुओं के लिए कई स्मरणीय स्थल उपलब्ध है जहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने देश एवं विदेश वासियों से एक बार जरूर काफल गांव के विजिट करने का आह्वान किया है। और वहीं मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि सरकार गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और खेती, पर्यटन और स्वरोजगार के क्षेत्रों में नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नाग देवता मंदिर के चरणों में बिनाऊ गांव के काफल विलेज में ठहरने का सौभाग्य मुझे मिला, और जितनी सुंदर यहाँ का वातावरण है,
जितने सुंदर यहाँ की सीन है, आने वाले समय में लगता है कि उत्तराखंड के टूरिज्म में ये प्रमुख स्थानों पर होगा। और इस जरूरत के अंदर, इस ब्रिज के अंदर जिस प्रकार बड़े बड़े होटलों में सुविधाएं होती है, उससे बेहतर सुविधाएं मुझे यहाँ पर देखने को मिली। और मैं तो कहता हूं कि जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि लोग विदेश न जाएं, जो शादियों के लिए विदेश जाते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए इससे सुंदर स्थान कोई नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा है जो भी एक बार यहां पर आएगा वो बार बार यहां पर आएगा। मैं तो अभी से अपने बच्चों के साथ प्रोग्राम बना लिया है कि मैं जाने के कुछ दिन बाद फिर यहां पर आऊंगा। जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ पर जो प्राकृतिक हमारे फल हैं, काफल यहाँ पर है, जिसके नाम से इसको काफल गांव रखा गया है। नाशपाती, खुमानी, आलू बुखारा, आड़ू, सारे फल यहाँ पर हैं और बहुत ही सुंदर व रमणीय स्थल है। मैं सबसे अपील करता हूं देशवासियों से कि आप विदेश न जाकर यहाँ पर जरूर आएं और एक दिन नहीं, कम से कम 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाकर आएं और यहाँ के इस रमणीय स्थल का आनंद लें। और मैं इस विलेज के स्वामी रमोला जी को विशेष बधाई देता हूं कि आपने बहुत मेहनत के साथ इसको बनाया है। रात में तो यहाँ का दृश्य बहुत ही देखने लायक होता है। आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं। और वहीं उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी हां, एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशों के बाद अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 34 लाख की धोखाधड़ी का मुख्य सरगना को भूटान सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी आरएन सिंह रोड, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का निवासी है। प्याज की खरीद फरोख्त के बहाने ठगे थे लाखों रुपए। 2000 किलोमीटर दूर से दबोचा गया शातिर। इतनी दूरी तय कर अपराधी को दबोचना उधम सिंह नगर पुलिस के लिए दृढ़ निश्चय और क्षमता की प्रमाण है, जो कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा का साफ संदेश। अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और मसूरी के ऐतिहासिक लंढौर बाजार में लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी परेशान हैं। लंढौर बाजार में घंटों लोगों को जाम से जूझना पड़ता है, जिसमें बाजार का व्यापार भी प्रभावित हो गया है और सुबह से लेकर शाम तक जाम लगने के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। इस मार्ग से लाल टिब्बा और चार दुकान जाने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा एक मार्गीय यातायात व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद जाम से निजात मिलना नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय व्यापारी उपेंद्र पवार ने बताया कि इस संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और क्षेत्र की जनता जाम से परेशान है। बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी लंढौर वासी हैं, सबसे पहले ट्रैफिक के झमाझम ये जाम लग रहा है, इससे बड़े परेशान हैं और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। कितनी बार हम बोर्ड से बात कर चुके हैं, पालिका से बात कर चुके हैं, उनसे हमें थोड़ा सा वो बोल देते कि हम इस पे हम कर रहे हैं। उनके पास ना कोई पुलिस वाले है जो रूट को डाइवर्ट कर सके या कुछ बता सके। हम तो यहाँ पर लंढौर वासी इसलिए रह गए कि खाली यहाँ पर डायरेक्शन दे सके, भैया 4 दुकान कहाँ है, वहाँ 4 दुकान भेज देते कि 4 दुकान वो है। लेकिन रेजिडेंट ऑफ लंढौर बाजार बर्बादी होगी। यहाँ से एम्बुलेंस भी जाना चाहे तो एम्बुलेंस क्रॉस नहीं कर सकती। वो आदमी अगर मर जाएगा तो रास्ते में मर जाएगा सर। बहुत यहाँ पे सर हर रोज हो रहा है ये, एक सैटरडे संडे नहीं रहा। आज भी देख सकते हैं सोमवार है, सर्वनाश हो रहा है सर यहाँ पे। देखिए रहे आप किस तरीके से जाम फंसा पड़ा है सर। 1 किलोमीटर का जाम लग गया ऑलमोस्ट सर। ये तो क्या करना चाहिए, प्रशासन को ही आना चाहिए ना सर। आगे हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ के लोकल कॉमन सिटी। और रामनगर में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया है। आपको बता दें कि रामनगर से हर रोज 6 बजे से 9 बजे तक ढिकुली अल्मोड़ा में आने वाला ट्रैफिक लखनऊ चुंगी से बाएं मुड़कर बैराज ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए अपने गंतव्य को जाएगा। शाम 6 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों की आम डंडे से शिवलालपुर चुंगी तक नो एंट्री रहेगी। वीकेंड और यातायात दबाव अधिक होने पर यह प्लान दिन भर के लिए
लागू किया जाएगा। यदि यातायात का दबाव अधिक रहता है तो काशीपुर से ढिकोली, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल आदि स्थानों को जाने वाला ट्रैफिक शिवलालपुर, रचोंगी से बाएं मुड़कर कोटबार रोड से लखनपुर होते हुए अपने गंतव्य को जाएगा। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने हल्द्वानी और बुखानी क्षेत्र में जो है हुई चोरी का बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बताते चले, जहां पर नकबजनी, चोरी, चेन स्नैचिंग और लूट की घटनाओं का खुलासा किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के लाखों के आभूषण, मोबाइल और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। जनपद में लगातार चोरी, नकबजनी, चैन स्नैचिंग और लूट की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही एसपी सिटी प्रकाश चंद्र और सीओ नितिन लोहनी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर पंजीकृत अभियोगों के शीघ्र अनावरण और संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही साथ संपत्ति के 100% बरामदगी के आदेश दिए गए हैं। पुलिस टीम ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनके माध्यम से गहन जांच कर कई इलाकों में छापेमारी की गई है। टीम की मेहनत रंग लाई है और विभिन्न घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी और लूट का सामान बरामद किया गया है। एसएसपी ने पुलिस की टीम को मिली सफलता के लिए शाबाशी दी है। देखिए, पिछले हफ्ते हल्द्वानी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें एक बाइकर के द्वारा एक मोबाइल स्नैच किया गया, फिर उसके बाद में चैन स्नैचिंग की घटना भी आई। और जब हमने सीसीटीवी और सारी चीजें देखी तो बाद में पता लगा कि मुखानी क्षेत्र में एक चैन स्नैचिंग की घटना और हुई है, उसमें भी इसी भूले से मिलता जुलता युवक दिख रहा है। जब इसमें पुलिस के द्वारा बाइक का सर्विलांस किया गया तो ये पता लगा कि जो बाइक है, ये बाइक भी चोरी की गई है। तो बनपुरपुरा के उत्तर उजाला क्षेत्र में रहने वाला एक युवक है। इसके द्वारा पहले एक बाइक चुराई जाती है और बाइक चुराने के बाद में उसी बाइक को यूज करते हुए इसने 2 चैन स्नैचिंग की घटनाएं की और एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना की है। क्योंकि ये हर रोज ये घटनाएं कर रहा था, इसलिए पुलिस के लिए एक चैलेंज की तरह भी हो गया था। तो हमने अपने सारे टीम एक्टिवेट की और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसे गिरफ्तार होने के बाद में घटनाओं में रोकथाम लगी है। तो इस कार्रवाई के लिए मेरी तरफ से जो इसमें बनपुरपुरा की और जो हमारे मुखानी और उनको 2,500 रुपये का उन्होंने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से जो चारों चोरी में जो सामान गया है वो बरामद कर लिया है। इसके साथ ही ये जो 4 चोर हैं, इनमें से 2 उधम सिंह, 2 बरेली के रहने वाले हैं। इनमें से जो उत्तर प्रदेश के जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ एक खिलाफ मतलब 20 ज्यादा मुकदमे और दूसरे खिलाफ 14 ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। ये इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के, नकब जनी के, गैंगस्टर के मुकदमे और ये दोनों हिस्ट्री से इन्होंने इन 2 लोगों ने बाकी 2 लोगों के साथ मिलकर हल्द्वानी क्षेत्र में अलग अलग थाना से 4 चोरी घटना। और वही टिहरी के जाखड़ीधार स्थित बिजली घर से लोहे के एंगल और एल्युमिनियम की तार चोरी करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस का कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया है। उन्होंने बताया है कि बिजली घर में लोहे के एंगल और तार चोरी होने की शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार जाटव को निर्देशित किया। इसी कड़ी में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अंकित और सर्वेश निवासी उत्तरकाशी और धीरज नाथ निवासी विकासनगर के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल एक पिकअप वाहन, लोहा काटने की आरी और तार काटने का कटर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने इस प्रकार की वारदात को 2 जगह और की है और उनके 3 अन्य साथी इन घटनाओं में शामिल हैं। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मुख्यालय में श्रीलंकाई अधिकारी का 40 सदस्यीय दल, जहां पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ वर्कशॉप में आधुनिक डिजिटल तकनीकी के माध्यम से प्राधिकरण में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली है। इससे पहले श्रीलंकाई दल का स्वागत प्राधिकरण के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल ने किया है और प्राधिकरण की कार्यशैली पर सदस्यों को जानकारी दी है। साथ ही मास्टर प्लानिंग, डिजिटल मैपिंग के साथ साथ आने वाले एआई के दौर में कैसे प्राधिकरण इसका जनहित से जुड़ी योजनाओं में इस्तेमाल करेगा, इस पर भी विस्तार से स्क्रीनिंग कर
प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एक्सपर्ट ने इससे जानकारी हासिल की है। मानसून पूर्व आपदा प्रबंधन तैयारियों के तहत बेरीनाग पुलिस द्वारा एसडीआरएफ के सहयोग से आपदा उपकरणों का प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल की गई है, जहां आगामी मानसून सत्र के चलते प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तैयारियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ के संयुक्त सहयोग से थाना स्तर पर आपदा उपकरणों का प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में थानाध्यक्ष बेरीनाग महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में थाना परिसर में एसडीआरएफ टीम द्वारा समस्त पुलिस बल को आपदा उपकरणों के संचालन, बचाव तकनीकों और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इस प्रशिक्षण में जलभराव, भूस्खलन, भवन ध्वस्तीकरण और सड़क दुर्घटनाओं जैसी संभावित आपदा परिस्थितियों में आवश्यक कार्रवाई के लिए टीम को व्यवहारिक जानकारी दी गई। साथ ही उपकरणों की कार्यप्रणाली, उपयोग विधि और समन्वयात्मक कार्यशैली पर विशेष बल दिया गया और इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, प्रभावी और समन्वित कार्रवाई की जा सके, जिससे कि जनहानि और आर्थिक क्षति को न्यूनतम किया जा सके। और वहीं उधम सिंह नगर पुलिस की नशा विरोधी अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत सीएम धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को सफल बनाने में उधम सिंह नगर पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां 9 लाख रुपए से अधिक की चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया और इस बीच पहले भी बागेश्वर कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। जेल की हवा खा चुका है तस्कर। 10 साल जेल की सलाखों में रहने के बाद भी तस्कर नहीं आया बाज। और वहीं किच्छा थाना पुलिस ने हल्द्वानी बाईपास रोड पर गश्त के दौरान संदिग्ध को रोककर चेकिंग की में तस्कर के बैग से 3 किलो से अधिक चरस हुई बरामद। नशे बेचने और करने वालों की सही जगह जेल है, एसएसपी कहा। और अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और रोकथाम के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलने वालों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी। और वहीं मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसके तहत उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए समाज के अंतिम छोर की जनता को मुख्यधारा से जोड़े, ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक बनाए विस्तृत योजना। 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करें। प्रत्येक जनपदों में जनहित में 5-5 नवाचारों पर कार्य करें। राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जनपदों को किया जाएगा पुरस्कृत। विश्व पर्यावरण दिवस में 25 जुलाई तक चलाए पौधारोपण अभियान। जल स्रोतों के संरक्षण और अमृत सरोवरों की कार्य प्रगति की नियमित करें मॉनिटरिंग। प्रत्येक जनपद में बनाए नोडल अधिकारी। मानसून सीजन के ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। डेंगू, मलेरिया और कोरोना से बचाव के लिए व्यवस्थाएं पूरी रखें। सभी जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखें। सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाए विशेष अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चलाए जागरूकता अभियान। कैची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर ट्रैफिक प्रबंधन रखे दुरुस्त और ऐसे में अवैध रूप से बनाए गए आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के खिलाफ अभियान जारी रखें। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए जनता को जागरूक करें। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा और एक जनपद 2 उत्पाद पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री घोषणा की करें समीक्षा और इसी के साथ जनपदों में लैंड बैंक की स्थिति पर विशेष ध्यान दें। वनाग्नि प्रबंधन के लिए भी हर प्रकार से सुरक्षात्मक उपाय हो। तो देखिए, बताते चले, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री आवास पर वर्चुअल बैठक करते हुए नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नजर आए, जहां विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए समाज के अंतिम छोर की जनता की मुख्यधारा से जोड़े और इसके साथ ही ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक बनाए विस्तृत योजना। 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए भी तेजी से कार्य किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, आज मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री ने विशेष बैठक की है वर्चुअली। क्या कुछ उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं और क्या कुछ अभी उस पर काम जारी है? हाँ, सपना कहें तो लगातार मुख्यमंत्री कैसे प्रदेश की जनता तक जो योजनाएं चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं,
जो उनके लिए योजनाएं हैं, लाभकारी चीजें हैं, वो कैसे जनता तक पहुंचे, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत रहते हैं। वही अगर बात करें तो आज उन्होंने सभी जिलाधिकारी जो थे उनके साथ वर्चुअल बैठक करी है और उन्होंने कहा है कि विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए अंतिम छोर तक का जो हमारा व्यक्ति है, जो समाज का नागरिक है, उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, जिसको उसको सारी जानकारियां मिल सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके लिए आप ग्राम स्तर तक जाएं, हर स्तर तक जाएं और विस्तृत जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं और जो ग्राम स्तर तक की, जनपद तक की विस्तृत योजनाएं हैं वो कैसे आम आदमी तक पहुंचे, कैसे जानकारियां मिले, ये उन्होंने कहा है कि सबसे चीजें देखिए। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा हमारा उत्तराखंड विकसित तभी होगा जब भारत हमारा सबसे बड़ा विकसित होगा। और जो 2047 की जो हम बात करते हैं विकसित भारत की संकल्प पूरा करने के लिए, उस काम में भी तेजी आएगी कि जब राज्य बढ़ेगा तो इसका केंद्र सरकार होती है तो राज्य को भी असर पड़ता है। तो हम इन सब चीजों को लेकर चलना। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जनहित में 5-5 प्रत्येक नवाचार, जो नई ऐसी कौन सी चीजें ला सके, नए लोगों को किसके जोड़ सके, नई योजना क्या ला सके, ऐसी आप योजनाएं तैयार करें जिसका जनता को लाभ मिले। और साथ ही उन्होंने जो अब बताया, जो आगे में कार्यक्रम जैसे 25 जुलाई को विश्व पर्यावरण दिवस और कैसे हम लोगों ज्यादा से ज्यादा पौधेरोपण किए जा सके, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लगातार ये रहता है कि लगातार पेड़ कट रहे हैं, पर उनको जो आगे कैसे बचा, कैसे वातावरण जो है लगातार पर्यावरण वो स्वच्छ रहे, इसके लिए हम जो विश्व पर्यावरण दिवस होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पौधे लगाए, इसके लिए हमने करना है। और सबसे जल स्रोत जो लगातार घट रहे हैं, ये लगातार चीजें आती है कि कहीं जल स्रोतों में कमी हो रही है, इनको कैसे हम मॉनिटरिंग करें, उनको कैसे देखें। और आगे मानसून जो बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में इस बार मानसून काफी अधिक हो सकता है, लगभग 8% और अधिक हो सकता है, तो उसको अगर दिखते आए तो कैसे उसके लिए सारी व्यवस्था की, जैसे जनता को परेशानी ना हो, कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो इस चीजों की बातें उन्होंने विस्तृत पूरे जिलाधिकारियों को बताया कि आप जाके आप इन चीज को देखिए, जब आने वाले से मानसून आएगा और कई की चीजें आएंगी, कोई दिक्कत ना, उसके बाद जो बीमारियां आती है, चाहे डेंगू है, चाहे अन्य चीजें हैं, उनको भी बचाव रखा जा सके। तो इस पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये कैसे किया जा सके और कैसे बेहतर सामंजस्य रखे, ये उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। देखिए, जैसे कि आपने बात की, मानसून सीजन भी आने वाला है, तमाम बीमारियां भी होने शुरू हो जाते हैं ऐसे सीजन में, तो पहले से इसकी तैयारियां जो है करने के लिए लगातार निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे में अगर हम क्षय रोग की बात कर ले, टीबी रोग की बात करें, देखिए एक तरह से पूरे देश में बड़ा अभियान चला जाता है टीबी मुक्त भारत। ऐसे में 3 जिलों को अब पुरस्कृत किया जाएगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है उन जिलों से? हाँ, बिल्कुल कहें, अगर टीबी मुक्त की बात करें, ये तो काफी कब से अभियान चला जा रहा है, समय समय पर इसका असर हो जाता है, लेकिन वो यह इसे जागरूक रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना जागरूकता कुछ नहीं हो। सरकार कितना बड़ा अभियान चलाए, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। जागरूक होना बहुत जरूरी जो बात है, यही चीज मैंने कहा ना, जैसे जैसे आदमी सोचता है कि सरकार कई चीज लाती है, लेकिन हमको भी तो जागरूक होना है। अगर डेंगू अगर जैसे फैलता है तो उससे कैसे बचाव हो सकता है, हमको भी आ सकता है, टीबी हो सकता है, हमें पान बीड़ी अन्य जो चीजें होती है उनको भी हमें छोड़ना होगा, जागरूक होना। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि राज्य को हमारी जो प्राथमिकता है भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, इसमें हमें बढ़ चढ़ के हमें इन चीजों में देखना, जिससे हमारा राज्य जो है भ्रष्टाचार मुक्त बने। जितना भ्रष्टाचार जहां खत्म होगा वही राज्य भी लगातार बढ़ता रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो हम जैसे हम जब दौरे पे जाते हैं, जो हमारी घोषणाएं होती हैं वो भी समय से पूरी हो, ताकि एक अच्छा मैसेज जनता तक जाए कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा कर गए हैं उसका समय से पालन होना, समय से कार्य हो रहे, इस पर भी जोर देने की आवश्यकता है। ये हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिए। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।